વાગાંબર ચરમાંબર પહેર્યું બાલે ત્રિપુન તાણ્યું વાગાંબર ચરમાંબર પહેર્યું બાલે ત્રિપુન તાણ્યું ચિતા ભસ્મ લગાવી અંગે ત્રીજું નેત્ર ઉગાડ્યું ચિતા ભસ્મ લગાવી અંગે ત્રીજું નેત્ર ઉગાડ્યું નટરાજ સ્વરૂપે શિવ દર્શન આપે શિવ દર્શન આપે મને વાલું શિવજીનું નામ લાગે કે ડાક ડમરું વાગે શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મને વાલું શિવનું નામ લાગે મૃદંગ તાલે નાચે શિવજી નારદ વીણા વગાડે મૃદંગ તાલે નાચે શિવજી નારદ વીણા વગાડે બ્રહ્માદિક સંકાદિક દેવો શિવજીના ગુણ ગાય બ્રહ્માદિ સંકાદિક દેવો શિવજીના ગુણ ગાય સાથે ભૂત પિશાચ ને ભૈરવ નાચે સાથે ભૈરવ નાચે મને વાલું શિવજી નામ લાગે કે ડાક ડમરું વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મને વાલું શિવજીનું નામ લાગે ગણેશ કાર્તિક ઓખા આવ્યા સંગ પાર્વતી માતા ગણેશ કાર્તિક ઓખા આવ્યા સંગે પાર્વતી માતા બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઇન્દ્ર આવ્યા સૌ સંગાથે બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઇન્દ્ર આવ્યા શિવ તાંડવ કરે ને ચૌદ બ્રહ્માંડ ગાજે ચૌદ બ્રહ્માંડ ગાજે મને વાલું શિવજીનું નામ લાગે કે ડાક ડમરું વાગે શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે મને વાલું શિવજીનું નામ લાગે 64 જોગણી જોવા આવી તાલમ તાલ મિલાય 64 જોગણી જોવા આવી તાલમ તાલ મિલાવે ઇન્દર કિન્નર ગાંધર્વો સૌ સ્તુતિ તમારી ગાય ઇન્દર કિન્નર ગાંધર્વો સૌ સ્તુતિ તમારી ગાય ઊંડી સમાધિ છોડીને ઋષિ પાય લાગે મને વાલું શિવજીનું નામ લાગે કે ડાક ડમરું વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે મને વાલું શિવજી નામ લાગે નમઃ પાર્વતી પદે હર હર મહાદેવ
नम आखिदते च प्रखिदते च नम इभुभ्यो कवचिने नमो भर्मिणे च नमः हृदाय च सुरसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च ॐ हिरण्यवर्णाभरणे सुवर्णरजतस्यां हिरण्मये लक्ष्मे जातवेदो आदित्यवर्णे तमसो जिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षो रविर्वः उद्यान का निर्माण माननीय गोपाल शेट्टी जी के निधि से हुआ है। और सबसे पहले अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वरजो ज्योतिर्वरजः स्वाहा ज्योतिः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मोघा दगनेरध्यायत ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। ॐ ब्रह्मजगनानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरुचो वै न आवः सौज्ञा उपमा अस्य विष्टाः सतश्च जोनिमा सतश्च विवः। सबसे पहले पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी का यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। माननीय खासदार गोपाल शेट्टी साहब से मैं विनती करता हूँ कि उनका यहाँ पर स्वागत करें। स्वागत के करने वाले जितने भी लोग हैं वो नजदीक आ जाए मंच के। स्वागत है आपका यहाँ पर इस कार्यक्रम में। दोस्तों के बाद हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी जिनको उद्यान सम्राट कहते हैं, उनका स्वागत यहाँ पर देवीदास कांजी और अनिल करें। दिलीप पंडित जी का स्वागत यहाँ पर हो रहा है। जिला के महामंत्री के नाते काम कर रहे हैं संजय आनंद, उनका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। मुंबई के सचिव यूनुस भाई का स्वागत विधानसभा के महामंत्री नीरव मेहता करेंगे। वेंकट कैसाराम, माजी नगरसेवक जीतू पटेल, उनका स्वागत सामन भाई करेंगे। माजी नगर सेविका अंजलि ताई का स्वागत महिला मोर्चा अध्यक्ष रेशमा ताई करेंगे।
स्थानिक नगर सेविका आश्रिताई का स्वागत मैं हमारे खासदार गोपाल शेट्टी से विनती करूंगा, उनके स्वागत करेंगे। तो भारत माता की, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय न लेते हुए मैं स्थानिक माजी नगर सेविका आशावादी से विनती करूंगा वो अपने शब्द रखेंगे। शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्न से और ये उनके निधि से जो उद्यान का आज उद्घाटन हो रहा है, उस उद्घाटन प्रसंग में उपस्थित हमारे सम्माननीय आदरणीय गार्डन सम्राट ऐसे हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी, पूज्य भूपेंद्र भाई पंड्या जी, हमारे जिला के महामंत्री दिलीप पंडित जी, हमारे योगेश दुबे जी, मंचावर उपस्थित सर्व आदरणीय महानुभाव, खरोखरच आज खूप आनंदाचा दिवस आहे। जून महिन्यामध्ये आपण या इथे या उद्यानाचं सुशोभीकरण डोम आणि या प्रकारचं भूमिपूजन करण्यात इथे आलेलं होतं आणि त्यावेळेलाच आपण म्हणालो होतो की या इथे आपण 7-8 महिन्यानंतर हे भव्य दिव्य असं उद्घाटन लोकार्पण हे गार्डन लोकांना आपण देण्यात येणार आहे। तर या प्रसंगी आज इथे मी आमचे सन्माननीय खासदार गोपाल शेट्टी यांचं खूप खूप अभिनंदन करते की या इथे इतकं हे जवळजवळ आपण बघायला गेलं तर डम्पिंग होतं, पूर्ण झाडं इथे आणून टाकली जात होती आणि त्या झाडांतून साहेबांनी स्वर्ग निर्माण केलेला आहे। जवळजवळ खूप छान आणि असं उत्कृष्ट साहेब इथली सर्व लोक खूप खुश आहेत। अनेक ठिकाणी साहेबांनी गार्डन केले। बोरिवली पश्चिमेला साहेब म्हणजे गार्डन सम्राट असे आमचे गोपाल शेट्टी हे ओळखले जातात। ज्या ज्या ठिकाणी मोकळी जागा दिसेल त्या ठिकाणी साहेब लगेच त्या ठिकाणी हवेदर राहून पाणी करून त्या ठिकाणी व्यवस्थित असं गार्डन उद्यान म्हणा, डोम म्हणा किंवा जॉगिंग ट्रॅक असे सर्व सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देतात असे आमचे गोपाल शेट्टी। खरोखर मी सर्वांच्या वतीने आपल्या सगळ्यांच्या वतीने साहेब तुमचे खूप खूप आभार मानते आणि इथे थांबते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं जिनकी प्रेरणा से और जिनकी कल्पना से एक भव्य गार्डन का अनावरण हुआ है और जिन्होंने बोरिवली में इस तरह के एक नहीं अनेकों गार्डन बोरिवली वासियों को दिए और बोरिवली में नहीं उत्तर मुंबई में दिए, ऐसे हमारे सबके लोक नेता खासदार सम्माननीय गोपाल शेट्टी जी से विनती करूंगा कि वह आगे सभी कार्यकर्ताओं को नागरिकों को मार्गदर्शन करेंगे। सम्माननीय खासदार गोपाल शेट्टी। माननीय खासदार गोपाल शेट्टी, आपको यहाँ पर संबोधित करने को मैं उनको विनती करता हूँ। गोपाल शेट्टी जी। पूज्य भूपेंद्र भाई पंड्या जी, बोरेली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता, नगर सेविका आशावरी पाटिल, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के जिला के और मंडल और वार्ड के सभी पदाधिकारी, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं गोमती बा को स्मरण करता हूं, जिनके नाम पर ये गार्डन कहो या प्लेग्राउंड कहो, ये मनोरंजन मैदान का नामकरण हुआ। वो हम सबकी माता है भूपेंद्र भाई पंड्या जी को, जिन्होंने जन्म दिया और जिन्होंने भगवत गीता को भारत में ही नहीं तो दुनिया के पटल पर पहुंचाने का काम किया। ऐसा ताली बोले बिगर बजना चाहिए तो लगता है कि जिंदा लोग आए करके। हाँ। और ये सब बिगड़ता इसलिए गया है, कभी कभी भूपेंद्र भाई ने भी एक दिन करुणा शंकर जी को कहा कि गोपाल भाई क्यों ऐसा हमेशा मन पर नाराज़गी व्यक्त करते रहते हैं। मैं नाराज़गी इसलिए व्यक्त करता हूँ कि पॉलिटिक्स
और पॉलिटिशियन के सामने भगवान भी आकर खड़ा हो जाए तो भगवान को सेकंड प्रायोरिटी देंगे हमारे लोग, पॉलिटिकल नेता को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। होना ये चाहिए कि भगवान भगवान होता है, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया उसको सम्मान पहले मिलना चाहिए। और संचालन करने वाला सोच भी कैसा सकता है कि भूपेंद्र भाई पहला बोलेंगे और मैं लास्ट में बोलूँगा। आशीर्वाद तो उनका लेना है ना, आपको भी लेना है, मुझे भी लेना है, सबको लेना है, तो वो तो लास्ट में बोलेंगे ना। और इसलिए मैं फिर ये भी बात आएगी कि अपने आप को किसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं। मैं तो नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटे परिवार से आया हूँ, बहुत छोटे परिसर से आया हूँ, बहुत स्कूल कॉलेज में कम दिन जाकर यहाँ तक आया हूँ। दुनिया का कोई सर्वे निकलेगा तो उसमें मेरा नाम सबसे लास्ट में आ जाएगा मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं अपने काम, कर्तृत्व और अपने चारित्र को संभाल कर 40-45 साल जो काम किया और उस काम के आधार पर जो लोगों को मैंने जोड़ा है वो मेरी पूंजी है और मैं उन सारे लोगों का सेवक हूँ, मैं इतना जानता हूँ। मैं आशावरी जी को और बाकी जो कार्यकर्ताओं ने इसमें सहयोग दिया है उनका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। और भूपेंद्र भाई का भाषण होने के बाद में जो भी सत्कार करने के लिए आए होंगे उनका सत्कार कराओ। और अनेक सत्कारों में एक द्रोणाचार्य जो मेरे साथ में घूमता है उसका कराओ। मेरे मन के मुताबिक सारा काम नहीं हुआ है, लेकिन जितना हुआ है उतना अच्छा है, उनका कराएंगे हम। और मैं प्रसन्नता महसूस करता हूं कि एक अच्छी चीज़ बन गई। मैं सांसद बनने के बाद में जो पीछे का भाग है, जो लोग भी आए उनसे निवेदन करूंगा एक चक्कर मार कर जाइए, क्योंकि आजकल घूमना होता नहीं है, चलने के लिए कोई व्यवस्था होती नहीं है। फुटपाथ बना हुआ है लेकिन फुटपाथ पर लोग चलते नहीं है। गार्डन प्लेग्राउंड भी बनता है तो उसका लाभ भी कुछ ही लोग लेते हैं। तो योगा आए हो तो एक चक्कर मार कर जाइए तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी जगह है। और वो फर्स्ट फेज़ पे मैंने डेवलप किया और ये सेकंड फेज़ पर आज हम इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। मेरे स्वभाव के मुताबिक मुझे जहाँ भी सोसाइटी में लोग बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ और अगल बगल में देखते रहता हूँ। गाड़ी बनाने वाले ने पता नहीं क्या सोचकर बनाया होगा, कांच क्यों लगाया उसमें? कांच लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पतरे का ही पूरा पैक कर देते थे, थोड़ा हवा जाने के लिए थोड़ा वेंटिलेशन कर देते तो भी गाड़ी चल जाता। लेकिन उसके बावजूद भी कांच लगाया है तो बहुत सोच समझ कर उन्होंने कांच लगाया होगा। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? पॉलिटिशियन लोगों ने ही नहीं, जितने भी लोग गाड़ियों में घूमते हैं तो बाहर देखना चाहिए। पहचान वाला भी दिख गया तो उसको आप अंदर से नमस्कार करोगे तो भी वो खुश हो जाएगा, चलो नमस्कार तो किया। नहीं तो फिर पीछे आपका गाड़ी का नंबर देके वो गाली देगा, इतना बड़ा हो गया देखो, देखता भी नहीं है करके। तो कांच बनाने वाले ने बहुत सोच समझ कर बनाया। तो मैं कांच का पूरा उपयोग करते हुए जहाँ पर भी जाता हूँ जो भी दिखता है तो देखता हूँ और फिर उसको कैसे लोगों के लिए मैं उपयोग में ला सकता हूँ वो लाने का मैं प्रयास करता हूँ। भूपेंद्र भाई इसका परमिशन लेने के लिए भी बहुत समय लग गया। जो लोग देखेंगे हाँ बहुत सारूच है, बहुत अच्छा बन गया, इतना कमेंट करके जाएंगे, लेकिन ये बनाने के लिए भी इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। महानगर पालिका में जाकर ये भूमि पूजन होने के बाद में इसका काम बंद हो गया। एक बार क्यों बंद? तो यहाँ पर वेस्ट सेग्रीगेशन का प्लांट लगाने वाले थे, यानी पूरा परिसर का जो भी कचरा है उसको लाकर यहाँ पर सेग्रीगेट करके फिर उसका जहाँ पर भी निपटारा करना हो करने का, उस प्रकार का वो बंद हो गया। फिर मेरा स्वभाव के मुताबिक घुमा हुआ कहाँ तक काम आ गया तो बोला काम बंद है। अरे काम बंद हो गया ये भी किसी ने बताया नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर ने भी नहीं बताया। और फिर पीछे पड़कर संघर्ष करके झंझट सारा करके फिर वापस परमिशन लेकर ये करवाया। अभी आप लोगों के ये ऐसा सब क्यों होता है? ये महानगर पालिका में ही नहीं होता है, ये हमारे पॉलिटिक्स में ही नहीं होता है, ये हर घर में होता है। ये हर घर में होता है। चार भाई भी है तो एक अच्छा करता होगा तो बाकी के लोग को लगता है ये कैसा मेरे से ज़्यादा अच्छा कर लेता है, तो वो उसको रोकने का प्रयास करता है। ये घर में भी होता है और वो समाज में है। ये बात और है कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव इन दिनों में आया है, इस बात को भी हमको मानना पड़ेगा। आज लोग अप्रिशिएट करने लग गए, कुछ अच्छा होता है तो लोगों को भी अच्छा लगता है। लेकिन
है वो बीमारी अभी भी समाज में है, तो ये क्यों ना हो। ये गोपाल शेट्टी को ही क्यों दिखा, ये परमिशन इसको ही क्यों मिला, ये हमको क्यों नहीं मिला। इस प्रकार से भी रोकने का काम होता है। और करते करते आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इसका उद्घाटन हम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उपयोग करें। जब भूपेंद्र भाई के मातोश्री का निधन हुआ और उनका शोक सभा था, तो मैं उनके घर पर गया था, तो बैठे बैठे मन में आ गया। तो क्योंकि घर पे आपका बैठा था, लेकिन मेरा दिमाग तो यहाँ ही था, बगल में ये बन रहा है। तो जगदीश को मैंने कहा कि जगदीश, माता जी का नाम देना चाहिए इसको। तो जगदीश ने कहा कि हाँ देना चाहिए। तो फिर हमने उसका प्रोसेस शुरू किया। अब कॉरपोरेशन इन दिनों में बंद है, इसलिए वो पाइपलाइन में है, वो हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और ये नाम देने के पीछे आपको लगा कि गोपाल भाई ने एक अच्छा काम किया। अच्छा काम तो मैंने किया, लेकिन गुजरातियों के साथ में मैं व्यापारी हो गया हूँ, तो हर चीज़ में मैं व्यापार ढूंढता हूँ। ये नाम देने का पीछे मेरा है कि साल में एक बार भी आपका यहाँ पर पगला हो जाए, एक प्रवचन हो जाए आधा घंटे का मातोश्री के नाम से भी, तो समाज का कल्याण हो जाएगा जितना आज है। हाँ, देखिए हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ तो एंगल ढूंढना ही चाहिए। ये कोई भूपेंद्र भाई को मैंने खुश करने के लिए नहीं किया है, मैंने ये नाम इसलिए दिया है कि मेरी भारतीय संस्कृति जो है वो और मजबूत हो और आगे बढ़े, इसलिए दिया है। और इन दिनों में जो कथा संस्कृति हमारे देश में प्रगति कर रही है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद में तो कथा संस्कृति को और एक ग्रेस आ गया है, उसको एक अलग नज़रिया से देखने लग गए लोग। और कथा संस्कृति भी इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है और लोग उसमें जुड़ रहे हैं, और यही हमारे देश की विरासत है, यही हमारी पूंजी है। और जब मैंने पार्लियामेंट में भगवत गीता पाठ्यक्रम में आना चाहिए इस बात का आवाज़ उठाया, तो उसको सरकार ने मान लिया, और अभी बहुत सारे राज्यों में पर शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में हम और उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सरकार जो भी करेगी वो करना है, सरकार करे। लेकिन मैं मानता हूं कि भूपेंद्र भाई जैसे संतों ने कथा संस्कृति को विदेश के धरती पर लेके जाके पूछा। क्या हिम्मत होगा लोगों का, क्या हिम्मत होगा लोगों का। दिलीप पंडित, यूनुस भाई, हम लोगों को यहाँ पर एक कार्यक्रम का संचालन करना हो तो परेशानी कितनी होती है वो हम लोग देखते हैं। फिर अच्छा संचालन करने वाला योगेश दुबे को अगर दे दो तो गोपाल भाई अभी इसको आगे बढ़ा रहे, गोपाल भाई उसको आगे बढ़ा रहे, ये चर्चा होती है। तो विदेश के धरती पर जाकर भारतीय संस्कृति का वहाँ पर प्रचार करना, प्रसार करना, क्या कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये आने वाले दिनों में और भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और इसका हम लोगों ने अधिक से अधिक उपयोग में लेना चाहिए। हर घर परिवार के लोग दिन में 15 मिनट भगवत गीता के साथ में अपने आप को जोड़ ले, इस प्रकार का एक वातावरण निर्माण करना पड़ेगा। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पोती है, वो टीवी में उनका मनपसंद जो चाहिए उसको चाहिए, तो इतनी छोटी सी बच्ची को अगर वो आदत लग सकता है, तो हम बड़े लोगों को एक 15 मिनट के लिए ये आदत क्यों नहीं हम लोगों ने डाल लेना चाहिए। इस प्रकार का एक हमको प्रयास करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हम करें आने वाले दिनों में। और अभी ये मोदी जी है तभी होगा, ये मोदी जी है तभी होगा, और इसमें हम जितने लोगों को जोड़ पाएंगे। अभी मोदी जी का काम करते हैं, अब ज़मीन पर हमारे परिसर में करने का काम हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए, और इसका जितना हम प्रचार करेंगे उतना अधिक उसका लाभ होगा। मेरे सभी बड़े बड़े गार्डन में बनाता हूँ, वहाँ पर म्यूजिकल सिस्टम मैं लगाता हूँ। अगर बहुत हम यहाँ पर कर नहीं पाएंगे तो मुझे चाहने वाले जो भी होंगे तो कम से कम इसमें भी एक भगवत गीता का अभी वो रेडीमेड आता है, बहुत बहुत कम पैसे में आता है, वो लगा देंगे तो भी सुबह शाम वो गायत्री मंत्र ये वो सब होते रहेगा। तो एक अलग वातावरण में लोग जाएंगे, तो ये करने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करें, ये भाव व्यक्त करता हूँ। मेरे भाषण को आगे बहुत लंबा ना करते हुए 22 तारीख को आने वाले इतवार को बोरीवली का ही नहीं तो उत्तर मुंबई का सबसे बड़ा, वैसे सबसे बड़ा अटल जी का जहाँ पर हमने प्रतिमा लगाई है वो 35 एकड़ का भूखंड है, जहाँ पर मैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास रखा है। वो 35 एकड़ भूखंड में हमारे 6 विधायक हैं इन दिनों में, और मैं एक सातों लोगों ने मिलकर एक प्रकल्प भी अगर भूपेंद्र भाई बनाते हैं, मैं ले जाऊँगा एक दिन आपका भी पगला वहाँ पर, वो भी करो बढ़ेगा ऐसा लगता नहीं मुझे, मैं आपको ले जाऊँगा एक दिन उधर। तो 7 प्रकल्प में अगर 5 साल में थोड़ा थोड़ा पैसा भी सारे लोग मिलकर लगाते हैं
और फिर महाराष्ट्र सरकार का पैसा, केंद्र सरकार का पैसा, ऐसा देखते देखते 5 साल में वो 35 एकड़ का भूखंड हम डेवलप कर सकते हैं। 35 एकड़ हाईवे के टच होकर भी आज कांदोली, बोरेली, दहिसर के लोगों को पता नहीं है कि इतना बड़ा ज़मीन हमारे पास पड़ा है। उसमें 35 एकड़ में से 3 एकड़ झोपड़पट्टी हो गया वहाँ पर। अब 32 एकड़ को मैंने बचा कर रखा है और अभी नहीं बढ़ेगा वो, और उसको हमको आने वाले दिनों में विकसित करना है। ये जो इतवार को जो उद्घाटन होगा, किसी के पास समय होगा तो इसके पहले भी एक चक्कर मारेंगे और फिर 22 तारीख को आप मारेंगे चक्कर, तो काम कैसे होता है ये आपको पता चलेगा। कल कोई भी जाकर देखता होगा या तो आज शाम को किसी के पास समय होगा, अगर वो जाकर आज देखेंगे और 22 तारीख को देखेंगे तो पता चलेगा कि अरे 4-5 दिन में इतना काम हो सकता है क्या, इतना इसका चेहरा बदल सकता है क्या, तो आपको आश्चर्यचकित होगा। वो 15 एकड़ का भूखंड जहाँ पर स्टेडियम मुझे बनाना था, ये भाषण तो मैं परसों वहाँ पर करूँगा अगर समय मिल गया। अभी कितना नेता आते हैं क्या उसके ऊपर वो डिपेंड है, लेकिन मेरे मन में एक था कि स्टेडियम बन जावे। बोरेली में अगर एक स्टेडियम बनता था तो उपनगर का और जो दबदबा है वो बढ़ जाता था, है ना, उत्तर मुंबई का दबदबा और बढ़ जाता था। लेकिन मुझे नहीं करने दिया शिवसेना के लोगों ने। लेकिन मैं शिवसेना का कभी भी नाम का एडवर्टाइज नहीं किया, क्योंकि मुझे वातावरण बिगाड़ना नहीं। जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दो, उसमें और मैं कहाँ जाऊँ बोलने के लिए। मैं अपना काम करते रहा, लेकिन बाद में तय किया कि स्टेडियम नहीं बनाना है। और उसमें पॉलिटिकल भी थोड़ा लोगों को ऐसा लगता है चुपचाप घर पे बैठे रहे हो और वो हमको वोट दे देवे, ऐसा कभी होता नहीं। आपको अगर कुछ करते हो तो उसका मैक्सिमम लोग भी अगर सपोर्ट करते हैं तो थोड़े लोग तो विरोध करेंगे। अब जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो साइलेंट होते हैं, विरोध करने वाले लोग हैं वो खुलकर विरोध करते हैं। तो विरोध 10% लोग करते हैं तो 90% लोगों का जो लाभ होने वाला होता नहीं। लोगों ने कहा कि नहीं, फिर गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, मध्यम वर्ग के बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं ये सोचता हूँ कि क्यों सोचते हो कि ज़िंदगी भर ये गरीब रहेंगे, ये अमीर क्यों नहीं होना चाहिए। आज का गरीब कल अमीर क्यों नहीं होना चाहिए, और वो कल अमीर अगर हो जाता तो उसके लिए सुविधा क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए उसके लिए सुविधा। ये सोच होनी चाहिए। और एक बार उत्तर मुंबई में अगर स्टेडियम बन जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का, आज पूरे देश का सबसे बड़ा स्टेडियम मोदी जी ने गुजरात में बनाया, उसकी चर्चा हो रही है। तो क्यों नहीं हमारे उत्तर मुंबई जिला में होना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। छोड़ इसलिए भी दिया क्योंकि अभी मेरे पास जो समय है उसमें ये मैं नहीं कर पाऊँगा जो अभी मैंने किया है, तो फिर वो भी अगर नहीं हुआ तो फिर लोगों को सुविधा नहीं मिलेगा। इसलिए भूपेंद्र भाई बहुत अच्छी तरह से मैंने उसको विकसित किया है। फर्स्ट फेज़ का काम आप इतवार को अगर यहाँ पर है तो थोड़े समय के लिए आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उसके बाजू में देखो भगवान की क्या कृपा होगी और कैसा भगवान दिमाग में देते हैं। उसके बाजू में 13 एकड़ का भूखंड है। 13 एकड़ का भूखंड यानी कितना बड़ा होता है। उसको प्रमोद महाजन जी का मैंने नाम दिया, उसको देवेंद्र फडणवीस जी ने मान्यता दी और वहाँ पर हम बहुत अच्छा है, वहाँ पर मैं पक्का बनाऊंगा स्विमिंग पूल, ये वो सारा जो चीज़ें हैं वहाँ पर मैं बनाऊंगा। थोड़े उम्र वाले लोग ज़्यादा है इसलिए उनको स्विमिंग पूल का आवश्यकता नहीं है, इसलिए तालियां कम बजी है। लेकिन उम्र वाले लोगों ने भी बजाना चाहिए। आपके बच्चे तो जाएंगे वहाँ पर। हाँ, ये मन में अभी भी क्यों रखते हो कि मुझे नहीं मिला वो किसी को नहीं मिलना चाहिए। अरे मुझे नहीं मिला, मुझे बचपन में पढ़ने के लिए नहीं मिला, मुझे बचपन में खेलने के लिए नहीं मिला, और मुझे जो नहीं मिला वो सारे काम मैं करता हूँ। हाँ, मुझे नहीं मिला ना, उसमें क्या होगा, वो सारे काम मैं करता हूँ। तो वहाँ पर फंड उसका देवेंद्र फडणवीस जी ने मान्यता दी है, वो 15 एकड़ में करूँगा। भूपेंद्र भाई जानकारी के लिए यही बताता हूँ कि आपके मन से वाह निकल जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, इसलिए कुछ बातें यहाँ पर बताता हूँ। मैं मालोनी जैसे परिसर में 20 एकड़ का काम मैंने शुरू किया है अभी। 20 एकड़ मालोनी जैसे परिसर में, वहाँ पर मैं 20 एकड़ का कर रहा हूँ। मैं मलाड के लिंक रोड पर 3.5 एकड़ का एक फुटबॉल ग्राउंड डेवलप कर रहा हूँ, उसका परसों मैंने भूमि पूजन किया। यानी अभी मेरे पास कम से कम 50 एकड़ उत्तर मुंबई में 50 एकड़ का मैं अभी डेवलपमेंट करता हूँ। जैसे देश में अडानी अंबानी है, वो उनके क्षेत्र में अडानी अंबानी है, लेकिन गार्डन का और प्लेग्राउंड का ठेका भगवान ने मुझे दिया है। हाँ, ये आप लोग नहीं बोलेंगे इसलिए भी मुझे ही बोलना पड़ता है। ये आप लोग नहीं बोलेंगे इसलिए आप लोगों के भाग्य में नहीं ये बोलने का कि हमारा सांसद है ना, अडानी अंबानी बिजनेस में बहुत आगे होंगे, लेकिन हमारा सांसद गार्डन प्लेग्राउंड बनाने में अडानी अंबानी के बाद में अगर ये आप बोलेंगे तो क्या लोग आपको खुश हो जाएंगे, है ना, क्या खुश हो जाएंगे। मेरे को कुछ लोग प्रपोजल दे सकते हैं, साहब
इसको आमदार बना दो, इसको खासदार बना दो, ये प्रपोजल दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए कुछ, थोड़ा बहुत तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए आप लोगों ने। तो ये मैं कर रहा हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये सारा हो जाए। अब भूपेंद्र भाई, लोगों को एक बात की परेशानी ये है कि इनको ज़मीन कैसा दिखता है, तो यही बोलने वाले थे, बोलते इनको ज़मीन कैसा दिखता है। हाँ, मुझे ज़मीन कैसा दिखता है, मैं वो लालजी पाड़ा के झोपड़पट्टी में सांसद बनने के बाद वहाँ पर जाकर 3 प्रकल्प मैंने किए बड़े बड़े, और अभी 10 एकड़ का तो भरनी करके लेवल कर दिया है। वो गार्डन प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को बोला इसका रिजर्वेशन चेंज करो, माड़ा का प्लॉट है, कोई इतने बड़े एरिया में एक भी गार्डन नहीं है। ये नगर सेवक होता है, आमदार होता है, सांसद होता है, उनका काम ही है। जैसे आपके घर में 2 बच्चे हो पैदा हो गए, बड़े हो रहे, सीख रहे, अभी शादी की तैयारी करना है, शादी के भर में घर कम पड़ता तो उसको दूसरा घर लेना, इसका हम चिंता करते हैं। वैसे चुने हुए नगर सेवक, आमदार, खासदारों ने पब्लिक के लिए ये सारा चिंता करना है। एक बार आप चिंता करो तो फिर ज़मीन सामने ही दिख जाता है आपको। आप चिंता एक बार करो, मन में लाना प्रयास करो, तो भगवान को लगता है कि ये करने वाला है, तो फिर ज़मीन दिखना शुरू हो जाता है और फिर सारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं खाली मन बनाता हूँ कि ये होना चाहिए, मेरे मतदार संघ के लोगों के लिए ये होना चाहिए, ये मन बनाता हूँ, सब कुछ हो जाता है। और इसलिए मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ इस प्रकार का जब प्रकल्प होता है तो। और मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट देकर दिल्ली भेजा, उनका अभिनंदन, क्योंकि एक वोट से क्या होता है, तो एक वोट से ये सारा होता है, इतना बड़ा बड़ा काम होता है ना। एक वोट दे दिया लोगों ने 2014 में मोदी जी को, आज पूरे दुनिया में भारत देश का डंका बज रहा है। कितनी बड़ी ताकत है एक वोट से। जो हमारे बाप दादा परदादा माथे पे कर्ज लेके चले गए, भगवान ने पूछा होगा राम मंदिर बनाकर आए हो क्या? नहीं साहब, इस बार भी नहीं बना, इस बार भी नहीं बना। लेकिन हम भाग्यवान हैं, हमारे जीवन काल में राम मंदिर 2024 में पूरा हो जाएगा। कितना बड़ा काम। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर कहो, उज्जैन का कहो, वाराणसी में जो हुआ है, जो फॉरेन में हमको जो गंगा समुद्र का पानी देखने के लिए मिलता है, वो हमको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। 19 तारीख को मोदी जी मुंबई आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जू का भी समंदर हमको ब्लू दिखेगा, स्विमिंग पूल में जैसा पानी होता है। 29,000 करोड़ का प्रकल्प का भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। मेट्रो ट्रेन का भूमि पूजन करेंगे, दहीसर से अंधेरी तक का पहला फेज 19 तारीख को उसका उद्घाटन करने वाले। ऐसे बहुत सारे प्रकल्पों का उद्घाटन भी होने वाला है। जिनको समय मिलेगा वो आप आइए, लेकिन 22 तारीख के कार्यक्रम में आप आइए। 22 को जिनको समय नहीं होगा, एक बार आप आके वहाँ पर नज़र मार के जाइए। मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे अपील पर जो आएंगे वो पवित्र आत्मा ही आएगा। हाँ, मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ, जो पवित्र आत्मा होगा वही आएगा, और वो पवित्र आत्मा का दृष्टि वो मेरे ग्राउंड पे पड़ेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये मेरा स्वार्थ है, मैं हर काम में मेरा स्वार्थ होता है मेरा हर काम में स्वार्थ होता है। तो आपका दृष्टि वहाँ पर पड़ेगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, बोरेली का कल्याण हो जाएगा। फिर एक बार आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, इसलिए आप सबका अभिनंदन। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस प्रकार के कार्यक्रम में मेरे पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा आए, जिनको आने वाले दिनों में 10 साल 15 साल काम करना है। मुझे अगर हेमेंद्र भाई, अमरकांत जी ने पकड़ कर लेके नहीं गए होते, रामनाथ जी ने मुझे 92 में पहली बार टिकट नहीं दिया होता, तो मैं बनता ही नहीं था। इसलिए सुरेंद्र गुप्ता, आने वाले दिनों में तुमको बोरेली में काम करने के लिए अच्छे कार्यकर्ताओं को तुमको लगना चाहिए कौन अच्छा है, समाज के लिए कौन तड़पता है, जिसके मन में तड़प है। ऐसे एक एक ने 5-5 को भी पकड़ के लेके आया तो 25-50 हो जाते हैं। वो 25-50 में हमको तो 2 ही चाहिए, भगवान 2 में से उसको आगे बढ़ाता है ना। तो ये सब करना चाहिए, सब करिए आने वाले दिनों में। लेकिन जो भी हो, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। अभी यहाँ पर मैं जिनको सुनने के लिए आप बेताब हैं, ऐसे हमारे पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी से मैं विनती करता हूँ कि यहाँ आकर सभी लोगों को आशीर्वाद दें और लोगों को संबोधित करें। माननीय भूपेंद्र भाई पंड्या जी। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। भारत माता की जय। यहाँ से आवाज बहुत प्रभावी आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही। भारत माता की जय। प्रिय स्वजनों,
ये पूरा विचार आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है वहाँ से लेकर के अब भविष्य में यहाँ पर जो सत्कर्म होने वाले हैं, ये पूरा विचार मेरी माताजी की श्रद्धांजलि सभा में जब आए थे गोपाल भाई, और इतनी सहजता से, अब सोचिए माँ को खो करके अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, उस समय गोपाल भाई आए और कह दिया तुरंत उन्होंने जगदीश भाई को, और अमित भाई भी उस समय थे साथ में। मुझे कहा कि ये गार्डन जो है भाई जी नाम हम बाका रखेंगे। मेरी आंखों में उस समय आंसू आ गए कि पुत्र अपनी माता के नाम को प्रतिष्ठित करने के लिए कोई प्रयास करे, उससे पहले ये विचार प्रिय गोपाल भाई को आ जाता है। ये कर्तव्य तो मेरा है कि मां को श्रद्धांजलि कैसे समर्पित की जाए। मां ने जो संतान को जन्म दिया है, उपनिषदों में कहा है कि पिता या माता अपनी संतान के द्वारा जीवित रहते हैं, अमर रहते हैं। शरीर तो सभी को छोड़कर जाना है, लेकिन सम्यक तनोति इति संतान तनु विस्तारे, कि माता पिता ने जो प्रवृत्ति शुरू की है उसको वो चालू रखे, विस्तरित करे, आगे बढ़ाए, उसे संतान कहते हैं। संतान का अर्थ ये केवल नहीं कि माता पिता से केवल सुख सुविधा लो, पैसे लो, प्रॉपर्टी लो, और फिर माता पिता क्या करते हैं हमें क्या देखना है, वो नहीं। पिता ने जो अच्छी प्रवृत्ति आरंभ की है उसको बढ़ाए, वो संतान है। सम्यक तनोति। तो विश्व के आंगन में तो परमात्मा की कृपा से जा रहा हूं, लेकिन घर के आंगन में कुछ सत्कर्म प्रवृत्ति कर सकूं, इसका विचार गोपाल भाई को आया है। और मैं जो कहने वाला था उन्होंने अपने प्रवचन में बात कर ली कि इतने बरसों से यहां रहते हैं। बाजू पीछे जो गार्डन है वो तो आरंभ हो गया, उसका हम उपयोग भी करते थे। कितनी बार यहां से इस रास्ते से जाते थे। मेरी बहना नीलिमा ने जो नोटिस किया था, वहां सब हमारे बिल्डिंग के खड़े हैं, यहां पर साथ में भी हैं, पल्लवी जी हैं, पूनम पीछे क्यों बहन, आगे आ जाओ। तो ये सब ने कई बार मुझे बात भी की थी कि ये गली का दुरुपयोग हो रहा है, असंस्कारी प्रवृत्तियां होती हैं, युवा पीढ़ी, यहाँ के सब बड़े बुजुर्गों को ये चिंता थी क्योंकि डेड एंड है और आसपास कॉलेजेस का एरिया है। तो दुष्प्रवृत्ति करने के लिए किसी भी माता पिता को चिंता हो कि अपनी संतान तो इसमें नहीं है, ऐसी प्रवृत्तियां यहां पर चल रही थी। वो देखते थे उस प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए, उसका भी प्रयास करते थे। आलोक भाई के साथ भी ऐसी बात हुई कि इस प्रवृत्ति को कैसे रोकें। लेकिन ये इतनी बड़ी जगह है, यहां पर इतना सुंदर कार्य हो सकता है। ये तो मैं आज पूछने वाला था कि गोपाल भाई आपको ये भूमि कैसे दिख जाती है। हम इतनी बार यहां से गुजरे, यहां का दूषण हमको पता चला, लेकिन इस दूषण को भूषण में परिवर्तित किया जा सकता है। गोपाल भाई, इसके लिए मैं आपको अभिनंदन तो देता हूं, लेकिन आपको जो आदर है धर्म के प्रति, इसके लिए मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूं कि ऐसी आपकी आंखें और ऐसे भूखंड देखती रहे जहां पर सुंदर प्रवृत्ति होती रहे। क्या होगा यहां पर? मां की स्मृति में है। मां जन्मदात्री मां, तो उसने अपना कर्तव्य किया, लेकिन मां कई प्रकार की होती है। राष्ट्र भी, हम तो भारत माता कहते हैं, विश्व में कहीं भी अपने राष्ट्र को माता नहीं कहा जाता। संस्कृति को हम मां कहते हैं। धर्म की गोद में हम बड़े होते हैं, धर्म हमारा पालन करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। आरंभ में धर्म हमारी रक्षा करता है, फिर हम धर्म की रक्षा करते हैं, और हमारे द्वारा रक्षा किया गया धर्म पुनः हमारी रक्षा करता है, पूरे समाज की रक्षा करता है। तो ये भी मातृत्व का भाव है। मैंने चिंतन जो किया प्रिय स्वजनों, प्रवृत्ति क्या होगी यहां पर, 5 प्रवृत्तियों पर हम सत्कर्म परिवार के द्वारा यहां पर फोकस करने जा रहे हैं। आपने भगवत गीता की बात की गोपाल भाई, 1 हफ्ते के अंदर लग जाएगा यहां पर गोपाल भगवत गीता का गुंजन शुरू हो जाएगा।
सबसे पहले प्रत्येक मां चाहती है कि उसका बालक स्वस्थ हो, हेल्दी। प्रत्येक मां चाहती है। यहां पर स्वास्थ्य के लिए केवल वॉकिंग नहीं, योग, ये सारी जो बातें हैं एक के बाद एक प्रयास करेंगे हम कि हम इंट्रोड्यूस करते जाए, ताकि इस विस्तार में रहने वाले वसंत मार्वल है, ग्रैंडियोर है, हमारा क्लैरियन है, ग्रेस है, सनटेक है, ताई दूसरा कोई बिल्डिंग यहाँ पर इतने में यही है ना, और इवन ये सामने वाले भी आएंगे अपने काणकिया वाले। हाँ, मुझे नीलिमा कह रही थी, नीलम बहन के, वो आने वाले काणकिया से, समर्पण से। आप बोलिए, हम तो बाहें फैलाए खड़े हैं सबको आलिंगन देने के लिए। हाँ, रिवाली से भी आएंगे, सब आएंगे। तो सबसे पहले हम सभी को स्वास्थ्य लाभ हो। प्रत्येक मां चाहती है कि मेरी संतान को स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए। उसके लिए हम सत्कर्म परिवार की ओर से प्रयास करेंगे, और गोपाल भाई का, ताई का, सभी का साथ यहां पर हमेशा से मिलता रहा है और मिलता रहेगा। कोशिश तो हम सबको करनी है, क्योंकि इकट्ठा करने के लिए ये लोग जो प्रयास करते हैं, आप इकट्ठा होने के लिए हम सब तैयार हैं कि नहीं, और हम साथ में मिलकर ये जगह का सदुपयोग करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अध्यात्म की परिभाषा में कहूं तो मां का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार है कि नहीं, वो हमें देखना है। मां तो आशीर्वाद बरसा रही है, उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं। दूसरा काम जो यहां पर होगा, स्नेह बढ़ेगा। हम सेतु का निर्माण करेंगे। साथ में बिल्डिंग में रहते हो, या एक बाजू वाले बिल्डिंग में ये कर दिया, उसने मेरी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी, इसको ये कर दिया, वो छोटी मोटी बातें होती रहेगी। वो फ्रिक्शन मानव स्वभाव है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी प्रवृत्ति करेंगे कि जो फ्रिक्शन वहाँ पर निर्माण हुआ है वो स्नेह में, संघर्ष को स्नेह में परिवर्तित कर दे। ऐसे मानव को जोड़ने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का और विश्व को मजबूत बनाने का बेसिक यूनिट है वो मानव है। जैसे एक एक ईंट लगा करके दीवार बनती है, पूरी दीवार को आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन एक एक ईंट को हटाते जाओ तो दीवार पूरी हट जाएगी। ऐसे मानव को जोड़ते जाओ तो पूरा समाज इकट्ठित होता है, पूरा राज्य और पूरा राष्ट्र इकट्ठित होता है। तो हम भारत को जब विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और मैं कहूँ कि 2014 से जो परिवर्तन आया है, मैं तो विश्व प्रवासी हूँ, आप सब जानते हैं। मैंने देखा है, गोपाल भाई 2 साल कोरोना था, विदेश नहीं जा पाया। जून 2022 में जब गया, 2 साल के बाद अमेरिका कथा के लिए मैं गया, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर जब मैंने पासपोर्ट रखा इमिग्रेशन के लिए, वो गोरा अमेरिकन ऑफिसर कमिंग फ्रॉम इंडिया, मोदी अमेरिकन गोरा ऑफिसर। आपने तालियां थोड़ी जल्दी बजाई, मेरी बात आगे सुनिए। यू गाइज हैंडल कोरोना सो वेल। अमेरिकन, अच्छा वो मेरा सगा तो कोई लगता नहीं है, पहले कभी मैंने उसको देखा नहीं था, ना अब कभी वापस फिर से देखूंगा। केवल भारतीय, और भूपेंद्र भाई पंड्या का चेहरा देख के नहीं बोल रहा था, वो इंडियन पासपोर्ट देख के बोल रहा था। वो मेरा कोई पहचानने वाला नहीं था, ना मेरा शिष्य था, ना मेरा प्रवचन सुनने आता था। वो भारतीय पासपोर्ट देख के बोल रहा था, मोदी और यू गाइज हैंडल्ड कोरोना सो वेल। क्योंकि अमेरिका में जो नुकसान हुआ, इतना डेवलप्ड कंट्री होते हुए भी, उससे कई गुना कम नुकसान हमने झेला है। दूसरे लोग भीख मांगते खड़े थे, हमने दुनिया को वैक्सीनेशन दी, दवाइयां दी, अनाज दिया। प्रिय स्वजनों, जब हम बाहर जाते हैं तब पता चलता है कि विश्व क्या है। यहां हम दोनों में पहले बात हो गई है, पॉलिटिकल बात गोपाल भाई करने वाले हैं, मैं नहीं करने वाला हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि ये बिना रह नहीं सकते। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वाह वाह वाह, क्या नरेंद्र भाई ने आकर के दुनिया में डंका बजा दिया। तो मैं कहता हूं, डंका तो पहले से ही बंधा हुआ था वहां पर। चाहिए 56 की छाती वाला डंका तो पहले से बजाया।
नरेंद्र भाई ने कोई वहां जाकर के डंका नहीं बांधा, डंका तो था। और फिर मुझे याद आया, कई बार कैसा होता है पता है, छोटे बच्चे जब मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान का दर्शन तो दूसरी बात, उनको वो बेल बजाने में मजा आता है, लेकिन छोटा सा बालक वो कैसे डंका बजा सके? तो फिर क्या करता है, उसकी मम्मी होती है ना, वो मम्मी कहे मम्मी मम्मी डंका बजाना है, तो मम्मी वो बेटे को उठा करके ले बेटा बजा बजा। अब वो बेटा बजाएगा भी तो भी डंका नहीं बजता, वो टिन टिन बजता है। तो ऐसे कुछ बच्चे बेचारे माँ को कहते हैं कि मुझे बजाना है बजाना है। तू कहीं भी घूमता फिर, तू चाहे नीचे से ऊपर चला जा, तू ऊपर से नीचे चला जा, तेरे बस की बात नहीं है बेटा ये। क्योंकि जगदीश भाई तेरे बस की बात नहीं है बेटा। और मां के कंधे पे चढ़ के बंदा क्या बेटा बजाएगा, वो तो टिंटी नहीं बजेगा ना। छोड़ो, तो हम यहां पर स्नेह बढ़ाएंगे, राष्ट्र प्रेम बढ़ाएंगे। तीसरी बात प्रिय स्वजनों, यहां संस्कार, संस्कृति और सत्संग होगा। गोपाल भाई ने कह ही दिया, घर के आंगन में है, तो उन्होंने तो वर्ष में एक बार कहा, क्योंकि मेरा बिजी स्केड्यूल गोपाल भाई जानते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अधिक कम से कम कहा, कम से कम, लेकिन आई विल ट्राई ऑनेस्टली कि जितना अधिक उसकी फ्रीक्वेंसी, कम से कम 2 महीने में एक बार कोई सत्र यहां पर करेंगे, हम सभी को उसका लाभ मिले। शांति के लिए हम सब प्रयास करेंगे, यहां आए व्यक्ति उसको शांति प्राप्त हो, क्योंकि आज सभी की खोज शांति की खोज है। जीवन में सब कुछ हो, शांति न हो तो कैसे चलेगा? अच्छे से अच्छे मकान में, अच्छे से अच्छे फर्नीचर के बीच बैठा हुआ व्यक्ति, एयर कंडीशन एकदम स्लो कर दिया है, 19-20 डिग्री रखा है, लेकिन उसके दिल में जलन है, क्योंकि उसको शांति नहीं है, उसके विचारों पर कंट्रोल नहीं है, स्ट्रेस में है, वो तनाव में है। हम यहां पर एक शांति का आइलैंड निर्माण करेंगे कि व्यक्ति यहां पर आकर थोड़ी देर बैठे तो उसको लगे कि जैसे स्वर्ग में आकर बैठा हुआ है। तो ये तो आरंभ है, हम इसको और सुंदर बनाते जाएंगे। और अंत में सभी की जो अभिलाषा होती है, वी ऑल वांट टू प्रोग्रेस, तो स्वास्थ्य, स्नेह, सत्संग, संस्कृति, संस्कार, शांति के साथ समृद्धि बढ़े। आर्थिक समृद्धि तो एक बात है, सभी लोग पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन आर्थिक समृद्धि के लिए भी जो अत्यंत आवश्यक है वह वैचारिक समृद्धि। हमारे वेद के ऋषियों ने कहा, आनो भद्राहा क्रतवो यंतु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। आज के युग में, ये 21वीं सदी में तो अत्यंत आवश्यक हो गया है। इट इज आइडिया दैट मेक्स यू प्रोग्रेसिव एंड वेल्दी। ट्रेडिशनल जो व्यापार करने की पद्धति थी, समृद्ध होने की पद्धति थी, वो चली गई। अब विचार आपको समृद्ध बना देता है। जानते हैं ना हम, जिसके पास 1 स्क्वायर फुट भी जमीन नहीं है, अपनी एक रूम भी नहीं, एक होटल भी नहीं है, ऐसा एयरबीएनबी या ऐसे जो ऐप होते हैं, वो प्रति घंटे हजारों रूम रेंट करते हैं। जिनकी अपनी कोई एक गाड़ी भी नहीं होती, वो ओला उबर आप जानते हैं कितना कमाते हैं। जिनकी अपनी एक रेस्टोरेंट नहीं है, केवल डिलीवरी करके करोड़ों कमा लेते हैं। क्या है ये? आइडिया है। यहां पर बड़े बुजुर्ग, युवा पीढ़ी सब आए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान हो, जिससे वैचारिक समृद्धि बढ़ेगी, और वैचारिक समृद्धि बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि बहुत दूर नहीं रहेगी, क्योंकि विचार से जो व्यक्ति समृद्ध होता है। भारत विश्व गुरु था, इसलिए राष्ट्र में, विश्व में सबसे समृद्ध राष्ट्र था,
और लोग कहते हैं सोने की चिड़िया। मैंने प्रवचनों में कहना शुरू किया है कि भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनना है, सोने का शेर बनना है। चिड़िया बना है तो लोगों ने पिंजरों में बंद कर दिया, लूट गए, लोगों से डरना पड़ा। अब सोने की चिड़िया नहीं बनना है, सोने का शेर बन के दिखाना है। और ये तेजस्वी विचारों से ही संभव होगा। और प्रिय स्वजनों, उसके लिए आप सभी का तो सहकार होगा, लेकिन हमारे मन में भी एक विचार जो आए उसको कार्यान्वित करने के लिए ये सब बातें सरल नहीं होती है। जैसे गोपाल भाई ने बताया कि परमिशन लाना, ये सब करना हमारे बस की तो बात है ही नहीं। तो ऐसे जो सहयोग करने वाले, गुजराती में जेने कहिए ने कि पारकी छठी नो जागतल, दूसरों की जो चिंता करे, ये गार्डन न भी बनता तो भी 2024 में गोपाल भाई चुनकर आने वाले हैं। नरेंद्र भाई आने वाले हैं। ये गार्डन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उनको। लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जो प्रजा का मालिक नहीं समझता है स्वयं को, जो प्रजा का सेवक समझता है कि मैं ये चुनाव क्षेत्र जो है, मतदार क्षेत्र है, उसका मैं सेवक हूं, क्या करूं कि यहां के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। ऐसे जागते रहने वाले लोग, ये भी तो मातृत्व है ना, जो कॉन्फ्यूशियस ने बहुत सुंदर कहा कि गॉड कैन नॉट ऑलवेज बी एवरीवेयर एंड हेंस द मदर वॉज क्रिएटेड। परमात्मा हर समय सब जगह पे नहीं रह सकता है, इसलिए परमात्मा ने माँ का सर्जन किया। और माँ जो है, जो हमेशा चिंता करती है। छोटी सी बात कह करके मेरी बात को पूरी करूंगा। उत्तर रामचरित भवभूति ने लिखा, उसके पहले भवभूति ने अभिज्ञान शाकुंतल लिखा, अभिनव शाकुंतल। कालिदास बहुत विद्वान, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल लिखा, बहुत सफल हुआ, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। आज की भाषा में कहूं तो सुपर डुपर हिट हुआ वो अभिज्ञान शाकुंतल उस समय में। भवभूति कालिदास के समकालीन थे। भवभूति ने सोचा कि ये कैसे इतना सफल हो गया, क्योंकि उन्होंने तो बहुत इतिहास के साथ बहुत छेड़खानी की है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये विद्वानों का विषय है। छोटी सी बात आपको बता दूं, शकुंतल की कहानी तो आपको पता है। शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में है, सुंदर है। दुष्यंत राजा शिकार के लिए आते हैं, शकुंतला को देखते हैं, आकर्षण होता है, संबंध बनता है। और राजा कहता है कि अंगूठी रखो, जब भी तुम महल में आना और ये अंगूठी दिखाओगी तो मुझे याद आ जाएगा। शकुंतला को मातृत्व प्राप्त होता है, भरत का जन्म होता है। उसको लेकर के जब शकुंतला पहुंची तो अंगूठी खो गई थी ना, वो मछली के मुंह में चली गई, अंगूठी नहीं है। तो राजा भूल गया, दुष्यंत राजा, कि मैं तो नहीं पहचानता, हम तो कहीं कहीं घूमते रहते हैं। अब शकुंतला को कितना अन्याय हुआ। ये जो बात है, इतिहास है कि दुष्यंत शकुंतला को भूल गया है, दिस इज हिस्ट्री। लेकिन कालिदास, चूंकि वो राज्याश्रित विद्वान थे, राजा का तो दोष नहीं निकाल सकते। अब राजा घूमने गया, किसी सुंदर स्त्री के साथ संबंध बना और वो स्त्री गर्भवती होकर आए और राजा कह दे कि आई डोंट रिमेंबर यू, तो राजा पे कितना बड़ा दोष है। राज्याश्रित कवि राजा पे दोष नहीं निकाल सकता। उसने क्या किया, कालिदास को व्यवस्था करनी पड़ी कि शकुंतला दुष्यंत का स्मरण कर रही है। उस समय दुर्वासा मुनि आते हैं, शकुंतला को ध्यान नहीं रहता, दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि तो क्रोध के अवतार। तो दुर्वासा मुनि ने शकुंतला को शाप दे दिया कि तू जिसका स्मरण कर रही है वो तुझे भूल जाएगा। दुष्यंत क्यों भूल गया? क्योंकि शकुंतला को दुर्वासा का शाप था, नहीं तो राजा वो तो बहुत अच्छे होते हैं। यह व्यवस्था कालिदास को करनी पड़ी, क्योंकि कालिदास का पेमेंट का चेक भोज राजा के उसमें से आता था, तो राजा का तो दोष निकाल नहीं सकता। अब भवभूति जो है वो विद्वान है, वो समझते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, दुर्वासा का शाप है ही नहीं शकुंतला को। द पॉइंट इज, द फैक्ट इज कि दुष्यंत भूल गया है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐतिहासिक तथ्यों को वफादार रहकर अभिनव शाकुंतल लिखा, फैक्ट उसमें बता दी पूरी। विद्वान बहुत, भवभूति भी, लेकिन भवभूति का शाकुंतल फेल गया। आज की भाषा में कहूं तो सुपर फ्लॉप,
चला ही नहीं वो। और भवभूति को डिप्रेशन आ गया कि इतना वो गलत लिखता है कालिदास, वो सफल हो जाता है, मैं सच लिखता हूं और निष्फल हो जाता हूं, क्यों ऐसा हुआ? फिर उन्होंने सरस्वती की उपासना की। मां भगवती सरस्वती प्रकट हुई, वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोलते वरदान का छोड़ो, ये क्यों हुआ? वो झूठ लिखने वाला सफल हो जाता है, उसको इतने सक्सेस, उतनी प्रसिद्धि मिलती है, मैंने सच लिखा फिर भी मुझे नहीं मिला, क्यों हुआ ऐसा? सरस्वती देवी ने कालिदास से कहा, बेटा तूने जो किया ना, तू विद्वान है, अच्छा लिखा तूने, क्वालिटेटिवली विद्वानों में प्रशस्ति भी हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि तूने जो लिखा उसमें मूल में द्वेष भाव था, जेलसी थी कि कालिदास प्रसिद्ध हो गया, मैं नहीं हुआ। ये ईर्ष्या का भाव लेकर के जो भी करते हो हमेशा निष्फल हो जाता है। तुम्हारे पास जो ताकत है, तुम्हारे पास जो, वो तुम कोई दूसरा कार्य करो, दूसरा अच्छा विषय है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, कुछ दूसरा लिखो। मां सरस्वती से प्रेरणा पाकर के भवभूति ने उत्तर रामचरित लिखा। रामायण तो बहुत लिखी गई थी, लेकिन अधिकतर रामायण राम भगवान का राज्याभिषेक हो जाए तब सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूरा हो जाता था। लेकिन राज्याभिषेक के बाद क्या हुआ, उस घटना पर भवभूति जी ने ग्रंथ लिखा और अद्भुत ग्रंथ है वो, बहुत सफल हुआ, उत्तर रामचरित। उसमें एक छोटा सा श्लोक, राज्याभिषेक हो चुका है, सब लोग चले गए, अब सीता और राम राजा और रानी के रूप में महल में बैठे हैं अपने अंतःपुर में और चित्रपट देखते हैं। चित्रपट का अर्थ आज की भाषा में कहूं तो एल्बम। जैसे सीनियर सिटीजन हैं, क्या करते हैं, फ्री टाइम होगा तो पुराने फोटो निकाल के एल्बम देखते हैं ना। आज की यंग जनरेशन भी व्हाट डू दे डू टू किल टाइम, मोबाइल निकाल के वो एल्बम फोटो का देख के इधर फोटो निकाला, ये फोटो निकाला, यही तो देखते हैं सब। सीता और राम अपने पुराने फोटोग्राफ देख रहे हैं। और उस समय राजा के चित्र बनते थे, फोटोग्राफी तो थी नहीं, और चित्रकारों ने जो बनाए हुए चित्र अच्छी तरह से सजा के रखे थे, वो फोटो चित्रपट देख रहे हैं। उसमें एक चित्र पर आकर के श्री रामचंद्र जी रुक जाते हैं और सीता के सामने देखकर राम जी की आंखों में अश्रु आ जाते हैं और बोलते हैं, श्लोक भवभूति का श्लोक है, जीवत्सु तातपादेषु नूतने दार संग्रहे मातृभिश्चिन्त्यमानानां ते ही नो दिवसागतः। मोती भाई, ते ही नो दिवसागतः, ये ते ही नो दिवसागतः शब्द संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध हो गया। वो गॉन आर दोज डेज, वो दिन अब चले गए। कब बोलते हो आप ये? कभी भी आप बात बातों में भी कहो कि वो दिन चले गए, अब वो दिन नहीं रहे, वो दिन कहां? इसका अर्थ कि अभी जो है उससे वो समय अच्छा था। ते ही नो दिवसागतः क्यों कहते हैं रामचंद्र जी? 3 प्रसंग बताते हैं, वो 3 बातों से कहते हैं कि अब वो दिन नहीं रहे। पहला प्रसंग, जीवत्सु तातपादेषु, हमारे पिताजी उस समय जीवित थे। नूतने दार संग्रहे, हमारा नया नया विवाह हुआ था। और तीसरा कहा, मातृभिश्चिन्त्यमानानां, माता हमारी चिंता करती थी। वो दिन अब नहीं रहे, गॉन आर दोज डेज। प्रिय स्वजनों, 3 बातें जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पिता का केवल होना पर्याप्त है, प्रेजेंस ऑफ फादर इन योर लाइफ। जिन जिन लोगों ने पिता को खोया है उनको ये वेदना क्या होती है उसकी पता चलेगा। पिता की यदि सेवा की हो, पिता के साथ में रहे हो, और जब पिता का छत्र हट जाए तो पता चलता है कि पिता का होना क्या होता है। केवल घर में बैठे हो पिताजी। जीवत्सु तातपादेषु। दूसरा, नूतने दार संग्रहे, विवाह नए नए, अब इसकी चर्चा मैं क्या करूं, मेरा अनुभव उसमें अच्छा नहीं है। नए नए विवाह हो तो वो अच्छा होता है, सबको पता है, आनंद उसका तभी होता है। और तीसरी बात जो बताई, मातृभिश्चिन्त्यमानानां, माता हमारी चिंता करती थी। मैंने बहुत इसके ऊपर चिंतन किया कि भवभूति जैसे समर्थ कवि को और कोई नहीं सूझा। माता हमें भोजन कराती थी, माता हमें बाल में तेल डाल के देती थी, माता हमें सहलाती थी, माता सोते समय हमारी पीठ थपथपाती थी, बहुत सारी बातें करती है ना माता। कुछ नहीं कहा, मातृभिश्चिन्त्यमानानां, माँ हमारी चिंता करती थी। यही माँ का प्रेम है। 55 साल का बेटा भी हो
ये मेरा अनुभव कह रहा हूं। 55 साल का बेटा हो, समर्थ हो, रात के 8 बजे आने वाला हो और फ्लाइट डिले हो गई, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे रख दिया है उसने, तो बाकी घर के लोगों ने पढ़ लिया कि लेट आने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं, लेकिन वृद्ध माँ को पता, क्योंकि माँ तो व्हाट्सएप चलाती नहीं है, तो उसको पता नहीं, और लोग कहना भूल गए मम्मी दादी माँ को कि लेट आने वाले हैं, तो बाकी तो सब लोग भोजन करके सो जाते हैं। वृद्ध दादी माँ सोफा पर बैठी रहती है रात के 12 बजे तक, और वो पुरुष अपने पास चाबी है, वो खोल के जब अंदर आता है तो माँ कहती है, आ गया बेटा, क्यों देर? अरे माँ तुम जाग रही थी अभी तक? हाँ बेटा तेरी राह देख रही थी मैं, लेकिन मेरी फ्लाइट कोई बात नहीं, वो भूल गए होंगे बताना मुझे। रात के 12:30 बजे तक भी जागते रहने वाली जो होती है वो माँ होती है। मातृभिश्चिन्त्यमाना नाम, तो ये जो मातृत्व है वो स्नेह, माँ के शरीर के शांत होने के बाद भी माँ का प्रेम जीवित रहता है प्रिय स्वजनों। और ये माँ, मैं फिर से कहूँ, जन्मदात्री माता वो तो है ही, लेकिन संस्कृति रूपी माता, राष्ट्र माता, भारत माता, ये सभी का प्रेम हमें निरंतर मिलता रहे। यही सद्भावना के साथ पुनः मेरी माता को श्रद्धांजलि देने के लिए आदरणीय मेरे प्रिय गोपाल भाई ने, आशावरीताई आपने भी बहुत पुरुषार्थ किया है, और जो भी यहाँ पर होंगे उन सभी को मैं प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, और ऐसे बहुत सारे कार्य करने के लिए परमात्मा उनको प्रेरणा शक्ति देता रहे और समाज में सुंदर काम होते रहें। यही सद्भावना के साथ बहुत बहुत यश आपको प्राप्त हो। यही सद्भावना के साथ फिर एक बार भारत माता की सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र भाई जी। जैसे मैंने कहा कि हम द्रोणाचार्य का सम्मान करेंगे भूपेंद्र भाई के माध्यम से, उनका मैं सम्मान भी कर रहा हूँ। और समाज में हम कितना लैगिंग बिहाइंड है, 10 साल तो ज़्यादा हो गए होंगे मेरे साथ में घूमते, और कहीं इस प्रकार के प्रकल्प हमने बनाए, लेकिन ये जो स्पीड ब्रेकर लगा है ये आज मैंने लगाया, और ये भी मैंने आज दिमाग में कैसा आया तो मैं परसों यहाँ पर देखने के लिए आया था फाइनल चेकिंग के लिए। तो मैंने स्पीड ब्रेकर कल कॉन्ट्रैक्टर को कह के आज वो कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया। मैं मेरे साथियों को कहूँगा कि इस प्रकार के प्रकल्प जहाँ भी बनते हैं तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातें आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए और वो करिए। अंत में एक बात बताऊँगा, भूपेंद्र भाई का भाषण करते समय जो मेरे मन में आया, अब ये जगह, ये पीछे हमारे लोग स्टेज बनाने वाले थे। मैंने कहा कि मेरा इकोनॉमिकल सिस्टम बहुत टाइट है, कम पैसे में ज़्यादा काम मैं करता हूँ हमेशा। मतलब बिल्कुल नहीं, हाई करेंगे हम। कितना अच्छा लगता है ये, अगर इसके पीछे स्टेज लगा होता तो कितना भद्दा लगता था, ये खाली होता था। ये मैंने इसलिए बनाया है, यहाँ पर सोसाइटी के अगल बगल के लोगों का भी छोटा छोटा कोई भी आपका अगर कार्यक्रम होगा तो यहाँ पर आकर करिए, कोई परमिशन किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो भूपेंद्र भाई जो भी टीम बनाएंगे वो उसका देख रेख करेंगे। अगर कोई भी आप ना करो तो कम से कम अपनी माता का जो पुण्यतिथि और जयंती जिस दिन भी होगा वो कृपया यहाँ पर मेहरबानी करके करिए। मैं आपको आग्रह के साथ में कहूँगा, जो भी आपको जो भी छोटा मोटा खर्चा करना होगा, थोड़ा लोगों को अच्छा लगेगा। और ये करते करते देखो यहाँ पर इतना सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप करेंगे ज़रूर, क्योंकि बच्चों का बर्थडे बनाना है तो फिर एयर कंडीशन अपने को चाहिए ही, तो वहाँ ही जाएंगे सब लोग। लेकिन वो भी हाँ हो सकता है, लेकिन वो मैं बातों में अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कम से कम माता का पुण्यतिथि और जयंती अगर होगा तो यहाँ पर करिए। कभी कभी पैसे वाले लोगों को पैसा कहाँ खर्चा करने का वो भी व्यवस्था अपने सिस्टम में नहीं है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी अच्छी व्यवस्था कोई हो ही नहीं सकती है। तो वो यहाँ पर करिए। और फिर भूपेंद्र भाई जो भी यहाँ पर भावनाएं व्यक्त किए, और मैं कहता हूँ कि ज़रूर पक्का होगा, हम सब लोग मिलकर उसको चलाएँगे। और ये जो आज जो दृश्य है, इससे दृश्य अच्छा अगले साल जब हम आज के दिन मिलेंगे या तो जो भी तिथि का दिन होगा उस दिन हम कार्यक्रम करेंगे, वो दिन निर्माण हो, इस प्रकार का भाव व्यक्त करता हूँ। मैं भूपेंद्र भाई से निवेदन करता हूँ कि द्रोणाचार्य का सम्मान करें। ये मेरे साथ में बहुत घूमता है, आपके भगवान को कहो इनको थोड़ा ताकत भी ज़्यादा दे, थोड़ा बुद्धि भी दे, ताकि मेरा ये सिस्टम अच्छे से
ढंग से चलता रहे। यस, थैंक यू। आप सभी से निवेदन है, प्रसाद की व्यवस्था, जो सीजन है हमारे गुजरातियों का ऊंधिया, तो ऊंधियू पूरी ने श्रीखंड प्रसाद की व्यवस्था की है, आप सब वो प्राप्त करके जाइएगा। ये भी देखो भगवान कैसा व्यवस्था करते हैं। जिस चीज़ की मैंने घोषणा की, कम से कम पहला पुण्यतिथि या तो जयंती जो भी मनाएंगे उस दिन श्रीखंड पूरी रखिए और मुझे भी बुलाइए, मैं भी आऊँगा। और मेरे माता का जिस दिन होगा उस दिन वो भी मैं यहाँ ही करूँगा। ओके, हाँ ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ लोगों को स्वागत करना है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द मंच पर आकर जितेंद्र भाई और हमारे लाडले खासदार, उनका स्वागत यहाँ पर आप कर सकते हैं।